Hi and welcome back to the Law Insight. मैं हूँ दिशा and in this lecture we are going to cover the sources of Hindu law, जिसमें हम ancient and modern sources of Hindu law को डिस्कस करेंगे. So हिंदू लॉ सबसे ancient legal system है, around 5000 years पुराना. और इस 5000 ईयर के टाइम स्पैन में हिंदू लॉ में काफी सारे चेंजेस और इवोल्यूशंस आए और इसीलिए सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को पढ़ने के लिए हमें हिंदू लॉ के डिफरेंट फेजेस को समझना पड़ेगा. सो मेजरली हमने हिंदू लॉ सोर्सेज को दो लेवल्स पर डिवाइड किया है, एंशिएंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज. एंशिएंट सोर्सेज में श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट और कस्टम्स को इंक्लूड किया जाता है और मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन को इंक्लूड किया गया है. एंशिएंट सोर्सेज में सबसे पहले बात करते हैं श्रुति की. सो श्रुति का मीनिंग होता है व्हाट वाज हर्ड, मतलब जो भी हमने सुना है. तो बेसिकली कहा यह जाता है कि इनिशियल टाइम में हिंदू सेजेस हुआ करते थे जिन्होंने हाई स्पिरिचुअल लेवल अटेन किया और भगवान के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया. इसके बाद भगवान ने उन्हें सीक्रेट लॉज रिवील किए. वो सीक्रेट लॉज का रिविलेशन हम 4 वेदास में पढ़ते हैं जो हिंदू रिलीजन के कोर टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. नाउ क्योंकि वेदास में जो कुछ भी बताया गया है वो गॉड ने खुद सेजेस को रिवील किया था, इसीलिए हम हिंदू लीगल सिस्टम में वेदास को प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ मानते हैं. इसके अलावा अगर हम वेदास को देखेंगे तो हमें इसमें कोई प्रॉपर लॉ नहीं मिलेगा, लेकिन वेदास हमें वे ऑफ लिविंग जरूर बताते हैं. अब वेदास या श्रुति के बाद आती है स्मृति. सो वेदा से स्मृति के बीच का टाइम पीरियड भी काफी लंबा टाइम पीरियड था जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए. फर्स्ट था रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में वही प्राइमरी 4 कास्ट जिसमें इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और दूसरा चेंज था फर्स्ट 3 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मेल चाइल्ड को वेदास पढ़ना ऑब्लिगेटरी था और ये वेदास ब्राह्मण्स पढ़ाया करते थे. नाउ जब ब्राह्मण्स वेदास की नॉलेज को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड कर रहे थे तब उन्होंने लोकल रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वेदास को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू किया और इसी वजह से वेदास से ही आगे चलकर डिफरेंट थॉट्स इमर्ज हुए जिन्हें हम स्मृति में पढ़ते हैं. नाउ स्मृति का लिटरल मीनिंग होता है व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड, मतलब जो भी नॉलेज श्रुति के टाइम पीरियड में सेजेस ने भगवान से डायरेक्टली गेन की थी उसके बाद जितनी भी नॉलेज उनको याद रही उन सभी नॉलेज को स्मृति के टाइम में लिटरेरी फॉर्म्स में नोट डाउन किया गया. स्मृति को गोल्डन एज ऑफ हिंदू लॉ भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में ओरल नॉलेज को लिटरेरी फॉर्म में चेंज किया गया था. अब स्मृति को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र. धर्मसूत्र धर्मशास्त्र से पहले आए थे. मोस्टली धर्मसूत्र प्रोज फॉर्म में लिखे गए थे. प्रोज मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखे गए थे और इन जनरल धर्मसूत्र का नाम उनके राइटर्स के नाम पर रखा गया था. कुछ मेन धर्मसूत्र के नाम है जैसे गौतमा, बौद्धायना, अपस्तंबा, हरिता, वशिष्ठा और विष्णु. अब इन सभी धर्म सूत्र का एक एक या 2 कंट्रीब्यूशन जान लेते हैं. सो गौतमा को सामवेद से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया था जिसमें डिफरेंट हिंदू प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है. बौद्धायना में काफी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है जैसे मैरिज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस एंड सनशिप. अपस्तंबा में सेकेंडरी सन्स, अडॉप्टेड सन्स और प्रजापति फॉर्म ऑफ मैरिज के आइडिया को रिजेक्ट किया गया है. इसके बाद वशिष्ठ स्मृति को ऋग्वेद से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया है जिसमें सिविल और क्रिमिनल लॉज दोनों के बारे में बताया गया है जैसे मैरिज, अडॉप्शन, सनशिप, इनहेरिटेंस, डेट, इंटरेस्ट एसेट्रा. और धर्मसूत्र की लास्ट स्मृति जो हम पढ़ेंगे वो है हरिता जिसमें इम्प्योरिटी ऑफ बर्थ एंड डेथ, ड्यूटीज ऑफ किंग, कोर्ट प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को डिस्कस किया गया है. धर्मसूत्र के बाद आता है धर्मशास्त्र जिसको वर्ड्स में लिखा गया है, मतलब पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है. धर्मशास्त्र में सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दोनों लॉज के बारे में डिस्कस किया गया है. धर्मशास्त्र में 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति है. इनफैक्ट आपने इनका नाम भी सुना होगा, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति. मनुस्मृति से शुरू करते हैं. सो मनुस्मृति को मनु ने लिखा था जिसको पूरे इंडिया में सुप्रीम माना जाता है. इसमें लॉ को सुप्रीम बताया गया है और किंग को लॉ का सबऑर्डिनेट. किंग का काम है कि वो लॉ को इन्फोर्स करे. सो किंग की अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए किंग को डिवाइन अथॉरिटी बताया गया है. और ब्राह्मण क्लास किंग को ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए किंग को हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इसके बाद आती है यज्ञवल्क्य स्मृति जो मनुस्मृति पर ही बेस्ड है और इसीलिए दोनों स्मृति में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं. जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति भी किंग को लॉ इन्फोर्सर मानती है लेकिन यज्ञवल्क्य स्मृति किंग को डिवाइन अथॉरिटी नहीं मानती है. इसके अलावा यज्ञवल्क्य स्मृति ये भी कहती है कि किंग को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए और क्राइम करने वाले को पनिश करना चाहिए
और किंग की पनिशमेंट से कोई स्केप नहीं कर सकता, इवन वो किंग की फैमिली क्यों ना हो। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति से काफी मामलों में लिबरल है। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति विमेन को भी इनहेरिटेंस का राइट देती है। इसके अलावा मनुस्मृति के कंपैरेटिव याज्ञवल्क्य स्मृति में लेस सिवियर पनिशमेंट्स दी गई हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद आती है नारद स्मृति, जो याज्ञवल्क्य स्मृति से ज्यादा इवॉल्व्ड है। नारद स्मृति ऐसा पहला टेक्स्ट है जिसमें मॉरल और रिलीजियस फीलिंग्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा नारद स्मृति सिर्फ प्रोसीजर लॉस के बारे में डील करती है। नारद स्मृति में बड़ी क्लैरिटी और इलैबोरेटेड वे में उस टाइम के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा किंग को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई है, बल्कि किंग सेक्रेड लॉ के अंडर रहकर ही अपनी पावर्स एक्सरसाइज करता है। नारद स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति की तरह विमेन इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया गया है। साथ में विमेन को यह भी राइट दिया गया है कि वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ जा सकती है। अब श्रुति और स्मृति के अलावा जो हमारा थर्ड एंशिएंट सोर्स है वो है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। सो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में दो मेन थॉट स्कूल्स हैं, मिताक्षरा और दयाभाग। मिताक्षरा स्कूल को पूरे इंडिया में एक्सेप्ट और फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट असम एंड बंगाल। असम एंड बंगाल में दयाभाग स्कूल को फॉलो किया जाता है। अब ऐसे काफी सारे मैटर्स हैं जहां दयाभाग स्कूल साइलेंट है, तो उन मैटर्स में बंगाल और असम में भी मिताक्षरा स्कूल को फॉलो किया जाता है। मिताक्षरा और दयाभाग को फर्दर इलैबोरेटेड वे में मैंने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया है, एंड यू कैन चेक दैट लेक्चर इन द फैमिली लॉ प्लेलिस्ट। नाउ एंशिएंट सोर्स का लास्ट पार्ट है कस्टम। अब हर फैमिली या कम्युनिटी के अपने डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं जो कई सालों से फॉलो किए जाते हैं। जब कोई प्रैक्टिस बिना किसी ब्रेक के इमेमोरियल टाइम से कोई कम्युनिटी फॉलो करती है तो वो कस्टम का पार्ट बन जाता है, और कस्टम भी एंशिएंट लॉ का सोर्स है। सो अब हमने चारों एंशिएंट सोर्सेज को कवर कर लिया है, और अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज की। सो मॉडर्न सोर्सेज में फर्स्ट आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। सो इंडिया में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस प्रिंसिपल्स को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब किसी प्रॉब्लम का आंसर इंडियन लॉज में नहीं मिलता था, उस प्रॉब्लम को प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस से सॉल्व किया करते थे। इसके अलावा उन एरियाज में भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और जस्टिस को यूज किया जाता था जहां इंडियन लॉज बहुत रिगोरस या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और इक्विटी के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट मॉडर्न सोर्स है प्रेसिडेंट। ना प्रेसिडेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और डॉक्ट्रिन्स को कहा जाता है। सो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स जो भी डिसीजन लेती है वो लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है, और वो खुद में ही एक सोर्स ऑफ लॉ है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन इंडिया के सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है, और अगर कोई वैसा ही सिमिलर केस लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को ध्यान में रखते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट उस केस को डिसाइड करती है। एंड लास्टली आता है लेजिस्लेशन। सो ब्रिटिशर्स ने बहुत स्लोली और कॉशियसली इंडियन लॉज को लेजिस्लेशन के थ्रू चेंज किया था, जिसमें सबसे पहले कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 को पास किया गया। इसके बाद हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट 1856, हिंदू विल्स एक्ट 1870, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जैसे काफी सारे एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन 1941 में हिंदू लॉ कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें हिंदू लॉज मेनली सक्सेशन और मैरिज लॉज को कोडिफाई करने का रिकमेंडेशन दिया गया। लेटली 1945 में हिंदू लॉ कमेटी को फिर रिवाइव किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर बेनेगल राव। राव कमेटी ने भी हिंदू लॉज को कोडिफाई करने का रिकमेंडेशन दिया था। इवन इंटरिम पार्लियामेंट में भी हिंदू लॉज को कोडिफाई करने के लिए एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था, लेकिन इवेंचुअली ऐसा कोई एक्ट पास नहीं हुआ, एंड लेटर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे हिंदू लॉज को कोडिफाई करना स्टार्ट किया। एंड लास्टली 4 मेन हिंदू कोडिफाइड लॉज आए: हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। और इन्हीं चारों लॉज से आज भी हिंदूज को गवर्न किया जाता है। एंड हेयर वी हैव कंप्लीटेड द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन अनदर लेक्चर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।